दोबारा जन्म मिले तो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। खुद ही कहा था लता की जिंदगी में जो तकलीफें हैं वो सिर्फ मुझे पता है। एक इंटरव्यू में लता जी से पूछा गया था कि क्या दोबारा जन्म मिले तो फिर से लता मंगेशकर ही बनना चाहेंगी। लता जी ने जवाब दिया, अगर वाकई मुझे दोबारा जन्म मिला तो मैं लता मंगेशकर कभी नहीं बनना चाहूंगी, क्योंकि लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो मैं ही जानती हूँ। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन को 1 साल पूरा हो गया है। सालों पहले दिए अपने इंटरव्यू में उनके पूरे जीवन का संघर्ष इस एक जवाब में था। 50,000 से ज्यादा गाने गाए, संगीत की दुनिया की सर्वोच्च शख्सियत बनी, कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो, लेकिन फिर भी वो दोबारा लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती थी। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने तकलीफें और संघर्ष देखा। कम उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया तो घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। चंद पैसे बचाने के लिए वो मीलों दूर तक पैदल चलकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाती थी, ताकि जो पैसे बचे उससे सब्जी तरकारी का इंतजाम हो जाए। ऐसे अनेकों किस्से हैं जो उनकी जिंदगी में मुश्किलों को दिखाते हैं, साथ ही ये भी दिखाते हैं कि हर बार किस जीवटता के साथ उन्होंने उन परेशानियों को हराया। आज लता जी की पहली पुण्यतिथि पर चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के कुछ अहम किस्से। लता दीदी का पहले नाम हेमा था। बाद में उनके पिता ने अपने नाटक भाव बंधन की लीड फीमेल कैरेक्टर लतिका से प्रभावित होकर उनका नाम लता रख दिया। पहले लता दीदी के पिता का नाम दीनानाथ अभिषेकी था, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी आगे की पीढ़ी का नाम बिल्कुल अलग हो। उनके पुरखों के गांव का नाम मंगेशी था और कुलदेवता का नाम मंगेश। इस तरह उन्होंने अपना सरनेम मंगेशकर रख लिया। लता दीदी के पिता संगीतकार थे, इसी वजह से घर में हर समय संगीत का माहौल रहता था। लोग उनसे संगीत सीखने आते थे। नाटकों के गानों की दिन भर रिहर्सल होती थी। लता दीदी भी संगीत सुना करती थी, लेकिन वो पिता के सामने नहीं गाती थी। जब उनकी माँ किचन में खाना बनाती थी तो वो इनके सामने गीत गाती थी। इस पर उनकी माँ उन्हें डांट कर भगा देती थी। एक दिन दीनानाथ घर पर किसी को संगीत सिखा रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी काम की वजह से घर से बाहर जाना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने उस संगीत सीखने आए शख्स से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम रियाज करो। ये सारी बातें गैलरी में खड़ी 5 साल की लता दीदी सुन रही थी। दीनानाथ के चले जाने के बाद उस शख्स ने रियाज शुरू किया, लेकिन गलत सुर के साथ। इस पर लता दीदी ने उन्हें टोक दिया और गाकर बताया कि ऐसे गाओ। लता दीदी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़े होकर उनके पिता सुन रहे हैं। पिता को देखते ही वो माँ के पास किचन में भाग गई। इस घटना के बाद दीनानाथ ने उन्हें 6 बजे उठकर ही संगीत सिखाना शुरू कर दिया। पिता दीनानाथ ड्रामा कंपनी चलाते थे। एक दिन कंपनी के कुछ लोगों ने उनसे आकर कहा कि वो भी अपना एक क्लासिकल परफॉर्मेंस दें। वो इस बात पर राजी हो गए। 9 साल की लता दीदी ने भी उनके साथ परफॉर्मेंस देने की जिद की। पहले तो पिता ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो खंबावती राग में गाएंगी तब पिता ने हामी भर दी। फिर उसी शाम वो अपने पिता के साथ परफॉर्मेंस देने गई। पहले लता दीदी ने परफॉर्मेंस दी, जिन्हें लोगों ने बहुत सराहा। उनके बाद दीनानाथ ने परफॉर्मेंस दी। जब वो गीत गा रहे थे तो लता दीदी उन्हीं की गोद में सो गई। उन्हें गोद में सुलाए ही दीनानाथ ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस दी। इसके कुछ समय बाद अप्रैल 1942 में लता दीदी के पिता का निधन हो गया। उनके चले जाने से परिवार की पूरी जिम्मेदारी छोटी उम्र की लता के कंधे पर आ गई। इस दौरान मास्टर विनायक ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए अप्रोच किया। पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हाँ कर दी और फिल्म में एक छोटा सा रोल भी किया। साथ ही उन्होंने फिल्म के गाने नटली चैत्राजी नवलाई गाना भी गाया। इस गाने के लिए उन्हें 25 रुपए फीस मिली थी और फिल्म के रोल के लिए कुल 300 रुपए। इसके बाद उन्होंने मास्टर विनायक की कंपनी में काम किया। जब लता परिवार के साथ कोल्हापुर आई तो मास्टर विनायक के दिए हुए एक मकान में रहती थी। 1947 में मास्टर विनायक का निधन हो गया। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने लता पर घर खाली करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी बीच एक कैमरामैन लता से मिलने आए। उन्होंने कहा कि एक हरिश्चंद्र बाली हैं जो आपसे मिलकर आपका गाना सुनना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने लता को सुना और गाना गाने का मौका दिया। इसके बदले उन्होंने लता को 14,000 रुपए दिए थे। उसी पैसे को लता ने घर को किराए के रूप में दिया। फिर जाकर उन्हें उस घर में रहने दिया गया। 1948 में लता दीदी ने फिल्म महल का गाना गाया था। इस गाने को मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये वही गाना था जिसने लता दीदी को हिंदी सिनेमा में बतौर सिंगर पहचान दिलवाई। करियर के शुरुआती दिनों में लता दीदी घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पैदल जाती थी। गानों की रिकॉर्डिंग करने के बाद वो खाली टाइम में भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठी रहती थी। दिन भर बिना कुछ खाए वो पूरे दिन गुजारती थी। वजह ये भी थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी कैंटीन होता है। दूसरी वजह ये भी थी कि उनके पास पैसे कम होते थे। उनके पास 1 या 2 रुपए होते थे, इसलिए घर से वो भी स्टूडियो पैदल आती थी। इसलिए घर से भी वो स्टूडियो पैदल जाती ताकि उन बचे हुए पैसों से वो घर वालों के लिए सब्जी खरीद सके। उनका मानना था कि वो भले ही भूखी रहे लेकिन घर वालों को बिना खाए ना सोना पड़े। एक किस्सा ये भी मशहूर है कि लता दीदी अपने गाए हुए गानों को नहीं सुनती थी। उनका मानना था कि अगर वो खुद गानों को सुनेंगी तो उसमें 100 कमियां जरूर निकलेंगी।
लता मंगेशकर को करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1958 की फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेसी के लिए मिला था। इस गाने की सलिल चौधरी ने कंपोज किया था। उन्हें दूसरा फिल्म फेयर मिला था कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, जो उन्होंने फिल्म 20 साल बाद के लिए गाया था। पिता के निधन के बाद घर पर सभी जिम्मेदारियां लता दीदी के कंधे पर आ गई थी, जिस वजह से उन्होंने फिल्म में बतौर एक्टर और सिंगर काम करना शुरू कर दिया। इस वजह से उन्हें क्लासिकल संगीत का रियाज करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता था। इस वजह से क्लासिकल संगीत उनसे पूरी तरह छूट गया। करियर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उन्हें इस बात का मलाल रहा कि वो एक क्लासिकल सिंगर नहीं बन सकी। लता दीदी द्व्यर्थी शब्दों वाले गाने नहीं गाती थी। इस वजह से कई राइटर्स के साथ उनकी अनबन हो जाती थी। कई राइटर्स को लता दीदी की वजह से गाने के शब्द बदलने पड़े थे।